चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3.3 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स की जो रिवॉल्यूशन चलाया गया 1848 में, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है पैरेलल टू रिवॉल्ट्स of poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। मतलब क्या हुआ 1848 में, जब यूरोपियन कंट्रीज में गरीब यूरोपियन कंट्री जो था वो गरीब हो चुका था, पुअर हो चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, भुखमरी वाला स्थिति था, किसान। और उसी टाइम पे कि पीजेंट्स और वर्कर लेबर्स जो थे वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट किए थे। तो ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट किए उसी समय में मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग, ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट किए उसी समय में मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग इस रिवॉल्ट से जुड़े हुए थे। जो ये किसान और मजदूर या पीजेंट्स या लेबर के द्वारा जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया उसी समय में पीजेंट्स और लेबर के साथ पहले से ही वो लोग जुड़े हुए थे। कौन लोग जुड़े हुए थे? तो ये लोग थे मिडिल क्लास के एजुकेटेड पर्सन्स। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया हुआ है फरवरी 1848 में जो घटना हुआ था उससे राजा को अपना गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। फरवरी 1848 में यहाँ पे लिखता है Events of February 1848 in France had brought about abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed। यहाँ पे क्या किया गया? फरवरी 1848 में जो घटना हुआ, इवेंट हुआ था, उसके कारण राजा को अपना गद्दी छोड़ना पड़ गया और एक रिपब्लिक का डिक्लेरेशन किया गया। बोला गया कि अब राजा जब गद्दी छोड़ देता है, एक कंट्री रिपब्लिक है जहाँ पे सभी पुरुषों को, जितना भी मेन था, सभी को एक जैसा वोट देने का अधिकार दिया गया, सर्वाधिक मताधिकार। यहाँ पे जो दिया है इसका मीनिंग है यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब जितना भी मेन है सभी को वोट देने का अधिकार है। ये यहाँ पे रिपब्लिक, पहले रिपब्लिक राजा को घटाया गया गद्दी से, रिपब्लिक घोषित किया उस देश को। उसके बाद बोल दिया कि सभी मेंस को वोट देने का अधिकार है। उसके बाद लिखता है कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, Austro-Hungarian Empire, men and women of liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification। ठीक है, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ये सभी में वहाँ के जो मिडिल क्लास जो लिबरल थे मिडिल क्लास के, वहाँ उसमें वो वुमेन और मेन जो थे वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का तो डिमांड कर ही नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और जोड़ दिए। वो क्या बोला गया? वो बोला गया कि नेशनल यूनिफिकेशन का काम किया जाए। यहाँ पे एक वर्ड आया है नेशनल यूनिफिकेशन। लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स। पहले लिबरल मिडिल क्लास जो था, मेन और वुमेन जो थे लिबरल्स मेन एंड वुमेन्स ऑफ लिबरल मिडिल क्लास, मेन और वुमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, उनका डिमांड पहले था कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो। लेकिन अब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक डिमांड और जो कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब छोटा छोटा जो देश का एक बहुत बड़ा देश है, उसमें देश है, उसमें हर जगह हर एक ही लैंग्वेज का बोला जा रहा है, एक ही कल्चर को यूज किया जा रहा है, लेकिन उसको अभी तक एक देश नहीं बनाया गया, कंट्री, एक नेशन नहीं बनाया गया, उसका अपना कोई बॉर्डर, अपना कोई सीमा नहीं है, ये टेरिटरी अपना नहीं अभी तक डिक्लेयर हुआ है। तो उसी को कहा गया है कि एक कंट्री तैयार किया जाए, नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब उसको मिला के सभी छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक देश बनाया जाए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principle। ये लोग उसी समय एडवांटेज उठाएं। किस चीज का एडवांटेज उठाएं? कि लोगों में उस समय बहुत ज्यादा असंतोष था, मतलब लोग जो था राजा के जो शासन व्यवस्था से बहुत नाराज था। तो उसी का फायदा उठाते हुए जो लिबरल्स थे
लिबरल्स में मिडिल क्लास लिबरल्स थे जिसमें वुमेन और मेन थे, वो लोग के इसका फायदा उठाते हुए क्या किए, वो लोग बोलना शुरू किए कि नेशन स्टेट का डिमांड किया गया, क्रिएशन ऑफ है नेशन स्टेट। वो लोग बोले कि एक देश बनाया जाए, छोटा छोटा राज्यों को मिला के हम लोग को देश बनाना है, देश बनाया जाए। और ये देश में इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें प्रेस का फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आज़ादी होगा, किसी भी तरह का कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एसोसिएशन और एसोसिएशन बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके बाद उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नेशन स्टेट का ये लोग डिमांड करना शुरू किया। कौन डिमांड करना शुरू किया? ये डिमांड कर रहा था मिडिल क्लास मैन एंड वुमेन, जो कि लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। लिबरल मिडिल क्लास के मेन एंड वुमेन ये डिमांड रखना शुरू किए कि एक नेशन स्टेट बनना चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। किस बेसिस? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे, मतलब एक संसद होगा, एक नेशन स्टेट होगा जिसके अंदर एक सांसद होगा, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब एक सांसद होगा, सांसद के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी होगा। ये बात पे वो लोग जोर डाले। फिर आगे इसमें दिया है कि एक मिनट चुकिएगा, ये जो अभी ऊपर दिया है राजा अपना गद्दी छोड़ दिया, ये सब चीज फ्रांस का बात हो रहा था। ठीक है, राजा अपना गद्दी छोड़ा फरवरी 1848 में, ये फ्रांस का बात हो रहा था। आगे यहाँ पे दिया है in the German region a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans come together in the city of Frankfurt and decide to vote an all German National Assembly। क्या हुआ? जर्मनी में भारी संख्या में सभी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था, पॉलिटिकल एसोसिएशन जो था, उसके जितने भी मेंबर्स थे सभी एक जगह जमा हुए, जिसमें कि प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्पेरस आर्टिसियंस थे, ये सब जगह जो थे जर्मनी के लोग एक जगह जमा हुए। और वो कहाँ जमा हुए? फ्रैंकफर्ट में। कहाँ जमा हुए? जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में। और डिसाइड किए वोट करने के लिए, किस चीज के पक्ष में वोट करने के लिए? कि जर्मन नेशनल होना चाहिए, जर्मनी में एक जर्मन नेशनल असेंबली होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मन नेशनल असेंबली के लिए कौन कौन लोग जमा हुए थे और कहाँ पे जमा होकर वो लोग वोट किए थे? तो इसका आंसर बनेगा जर्मन नेशनल असेंबली के लिए जर्मनी के सभी क्षेत्रों के, जर्मन रीजन्स के बहुत सारे एरिया में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उनके मेंबर्स, जैसे कि मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रोस्पेरस आर्टिसियंस, ये सब कहाँ जमा हुए? फ्रैंकफर्ट, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट की सिटी में जमा होकर वोट किए। किसके लिए? जर्मन नेशनल असेंबली के क्रिएशन के लिए। ठीक है। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive processions to take their places in Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul। यहाँ पे लिखा 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो बहुत सजा धजा जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना स्थान ग्रहण किया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था कहाँ? ये जो पार्लियामेंट था ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित था। ये संसद, ये जो पार्लियामेंट था ये कहाँ था? फ्रैंकफर्ट का जो पार्लियामेंट ये लोग बनाया था, अपने फ्रैंकफर्ट में जो अपना पार्लियामेंट बना था जर्मन्स, वो पार्लियामेंट कहाँ था? ये पार्लियामेंट था सेंट पॉल चर्च में। कहाँ था? सेंट पॉल चर्च में था। ठीक है, आगे इसमें फिर बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा है फिर कि दे drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy subject to a parliament। ठीक है, ये लोग पार्लियामेंट में तो चले गए, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में चले गए, बैठ गए। उसके बाद ये लोग क्या किए? ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना शुरू किए।
दे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। जर्मनी के लिए ये लोग क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू किए। ठीक है, आगे फिर इसमें दिया है ये, अब इसको जो पार्लियामेंट था इसको लीड कौन कर रहा था, क्वेश्चन बनता है पार्लियामेंट को लीड कौन कर रहा था। पार्लियामेंट को लीड जो था कोई किंग नहीं कर रहा था इस बार, पार्लियामेंट को लीड कर रहा था इस बार। पार्लियामेंट को लीड करने या हेड था उसी पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्हीं में से एक इस पार्लियामेंट को लीड कर रहा था। ठीक है, उसके बाद दिया है जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जब पर्शिया के राजा फेडरिक विलियम फोर्थ को क्राउन पहनाने के लिए पहनाने का बात कहें, मतलब उसको राजा बनाने का बात कहें, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये तो अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ठीक है, व्हेन ड्यूटीज ऑफर्ड, व्हेन द ड्यूटीज ऑफर्ड, ड्यूटी का मतलब हो गया वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, पर्शिया के राजा फेडरिक फोर्थ को किंग बनने का ऑफर दिए कि हाँ आप राजा बन जाइए, यहाँ पे आप लोग राजा बन जाइए, आपको हम अपने देश का राजा बनाते हैं। तो वो जो फेडरिक विलियम फोर्थ वो मना कर दिया। ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्कीज टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। वो क्या किया, वो मना कर दिया राजा बनने से। फेडरिक विलियम फोर्थ जो था वो जर्मनी का राजा बनने से मना कर दिया। और क्या किया, वो ही रिजेक्टेड एंड ज्वाइन किया अदर मोनार्की सिस्टम को ज्वाइन किया। किस लिए ज्वाइन किया, अपोज करने के लिए, वो उसका विरोध कर रहा था। किस चीज का, इलेक्टेड असेंबली का। यहाँ पे इसको साफ सीधा पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यहाँ निर्वाचित सभा का मतलब इलेक्टेड असेंबली, और ऊपर में जो था प्रतिनिधियों का मतलब होगा डिप्टीज। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन द टर्म्स टू फेडरिक विलियम फोर्थ, जब डिप्टीज जो है ऑफर किए क्राउन पहनने के लिए कुछ शर्त पे फेडरिक विलियम फोर्थ को, ये कौन था फेडरिक विलियम फोर्थ, पर्शिया का था। तो ये फेडरिक विलियम फोर्थ क्या किया, मना कर दिया। ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क, ये मना करके अदर मोनार्क दूसरे राजाओं के साथ जाके मिल गया। टू अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए इलेक्टेड असेंबली का। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा करने से जो एरिस्टोक्रेसी था ग्रुप था और क्या नाम है आर्मी जो था, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री में बीच में वेल द पोजीशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री इरोडेड। While the position of the aristocracy and military become stronger, जिससे जब राजा विलियम फोर्थ जो विलियम बोलते हैं फेडरिक विलियम फोर्थ जो था पर्शिया का राजा, जब दूसरे राजाओं के साथ जाके मिल गया तब अपोजिशन और ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि अपोजिशन में कौन था इस बार, अपोजिशन में था एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग और मिलिट्री, दोनों स्ट्रॉन्गर हो गया। ठीक है, उसके बाद दिया है द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द क्लास। पार्लियामेंट में जो फ्रैंकफर्ट में बैठ के ये लोग पार्लियामेंट बनाया था, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा कौन लोग था, तो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा लोग था। डोमिनेटेड का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन था, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में था मिडिल क्लास। पार्लियामेंट was dominated by the middle class who resisted the demands of, जो मिडिल क्लास था वो डिमांड्स नहीं मान रहा था किसका, लेबर्स और पीजेंट्स का, किसान और मजदूर का, वो कोई भी डिमांड्स को मानने से मना कर रहा था। यहाँ ध्यान से समझिएगा कि पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट में जो नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली का तैयार वोट करके नेशनल असेंबली बनाया, तो उस नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा 831 मेंबर्स था। 831 मेंबर्स में सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो था वो मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास का लोग जो था वो डिमांड्स नहीं मान रहा था। किसका नहीं मान रहा था डिमांड्स, वो डिमांड्स नहीं मान रहा था वर्कर्स और आर्टिसियंस का नहीं मान रहा था। ठीक है, जिसके कारण वर्कर्स और आर्टिसियंस अपना जो
सॉरी, जिसके कारण वो लोग जो थे वर्कर्स और आर्टिसियंस का सपोर्ट जो था धीरे धीरे खो दे, मिडिल क्लास जो था वर्कर्स और आर्टिसियंस का धीरे धीरे सपोर्ट खो बैठे, जिसके कारण क्या हुआ, अंत में मिलिट्री को बुलाया गया, कॉल्ड द ट्रूप्स इन द एंड ट्रूप्स वेयर कॉल्ड, आर्मी को या मिलिट्री को बुलाया गया, एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और उसके बाद क्या किया गया, असेंबली जो बनाया गया था उसको भंग कर दिया गया। डिसबैंड का मतलब उसका कोई वजूद नहीं रहा, अब कोई असेंबली नहीं रहा, मिलिट्री को बुला के असेंबली को भंग कर दिया गया। सबसे बड़ा था मिडिल क्लास सपोर्ट रहा था, आर्टिसियंस और वर्कर्स सपोर्ट नहीं किया, आर्टिसियंस और वर्कर्स मिडिल क्लास का सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि वो उसका बात मान ही नहीं था, मिडिल क्लास आर्टिसियंस और वर्कर्स का बात नहीं माना था, जिसके कारण क्या हो गया, मिडिल क्लास का पावर कम हो गया, पावर कम होने से ट्रूप्स को बुला के असेंबली को जबरदस्ती बंद कर दिया गया। आगे यहाँ पे दिया है कि द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विदिन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज number of women had participated actively over the years। ये जो लाइन है, ये लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ लिबरल मूवमेंट में वुमेन्स का लिबरल्स मूवमेंट में वुमेन्स को जो था पॉलिटिकल राइट दिलाने का ये जो था एक टॉपिक, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, ये बराबर चलता था। लिबरल मूवमेंट में पॉलिटिकल राइट जो था वो वुमेन्स को दिलाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, और ये बहुत लंबा टाइम तक चला, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। मतलब हर बार जब भी लिबरल मूवमेंट होता था तो ये बात जरूर होता था, और यहाँ तक कि वुमेन्स को याद होगा कि क्लास 9 में पढ़े थे, वुमेन्स अपना डिमांड रखने के लिए अपना लोग के सामने फ्रांस में भी पॉलिटिकल क्लब बनाई थी, द रिवॉल्यूशनरी था ना, द रिवॉल्यूशनरीज क्लब ऑफ वुमेन्स, ग्रुप का नाम था, देखते हैं, वुमेन्स के द्वारा जो फ्रांस में एक किया गया था, अपना क्लब बनाया गया था, उसका नाम क्या था, द सोसाइटी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, ये बनाया गया था ना। वुमेन्स के द्वारा क्या किया था, एक क्लब बनाया गया, बहुत सारा क्लब बनाया गया था, जिसमें से कि एक क्लब का फेमस क्लब जैसे जैकोबिन क्लब था, वैसे ही द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन भी फेमस था। तो उसी तरह से बोल रहा है, वुमेन्स जो थे वो अपना न्यूज़पेपर, क्लब, पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल ग्रुप वगैरह बनाना शुरू करिए, ताकि लोगों को उसका बात सुनने के लिए मिले, लोग उसका बात सुने। लेकिन फिर भी उसको जो असेंबली के लिए, नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ, उसको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि फ्रैंकफर्ट में भी जो इलेक्शन हुआ, उसमें भी पार्लियामेंट के लिए भी जो इलेक्शन हुआ, वोट हुआ, उसमें भी वुमेन्स को नहीं वोटिंग करने का पावर दिया गया, सिर्फ मेन को दिया गया था। वुमेन्स को क्या चीज़ बोला गया, सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट से पार्लियामेंट का जो मीटिंग अरेंज हुआ था फर्स्ट टाइम सेंट पॉल चर्च में, यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला रो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला रो, इसमें बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स थी, ठीक है। वुमेन्स को क्या बोला गया, फ्रैंकफर्ट का जो संसद है उसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को खड़ा होकर देखने का, दर्शक के रूप में आप देख सकती हैं, आपको और कुछ नहीं पावर है, आप संसद में आके दर्शक में देख सकती हैं, सुन सकती हैं, और आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई एडवाइस नहीं देने का अधिकार है, ना वोट करने का अधिकार है, आपको पॉलिटिकल राइट कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ देखने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे देखिए लिखा है, व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। ये visitors gallery था, वुमेन्स को सिर्फ परमिशन दिया कि आइए आप यहाँ पे खड़ा होकर देख सकते हैं, आपको कोई काम, पॉलिटिकल काम में कोई आपको सपोर्ट करने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए नहीं दे सकते। फिर दिया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। कंजर्वेटिव फोर्स जो थे, कंजर्वेटिव फोर्सेस were able to suppress liberal movements in 1848। यहाँ पे लिखता है
कि लिबरल मूवमेंट को 1848 में कंजर्वेटिव पावर था वो दबाने में, सप्रेस करने में सक्सेसफुली रहा, मतलब दबा दिया, ऑप्रेस कर दिया, लिबरल मूवमेंट्स को दबा दिया, सप्रेस कर दिया गया, किसके द्वारा? कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा। कब? 1848 में। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, बट यहाँ पे एक और चीज था, लेकिन वो लोग जो था, जो कंजर्वेटिव था, ये पुराना जो व्यवस्था था उसको चाहता था फिर से उसको बहाल किया जाए, जो पुराना सिस्टम था, ओल्ड ऑर्डर, उसको फिर से इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहता था। और उसके बाद दिया है, मोनार्क वेयर बिगिनिंग to realize that cycles of revolution and repression could be only by ending guaranteeing concessions to the लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था, राजा जो था उस समय का 1848 में, जो कंजर्वेटिव फोर्स जो लिबरल मूवमेंट को दबाया था, उसमें जो राजा था उसको ये समझ में आ गया था, समझ में आने लगा था कि लिबरल्स और नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को अगर हम कुछ छूट देंगे तभी हम जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, वो लोग के बार बार जो करता है, उस साइकिल को हम लोग इंड कर सकते हैं। अगर उससे ये बार बार जो छोटा छोटा रिवॉल्ट होता है उसको इंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले लिबरल्स और नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को कुछ ना कुछ कंसेशन देना होगा, कुछ ना कुछ छूट देना होगा, तब वो लोग अपना रिवॉल्ट कम करेगा या फिर बंद होगा। फाइनली में बोलता है, in the year after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। मतलब यहाँ पे बोल रहा है में 1848 के बाद के जो ईयर था, 1848 के बाद का जो ईयर था, उसमें मिडिल और ईस्ट यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो था वो सब चेंजेस को फॉलो करना शुरू किया। यहाँ पे ध्यान से समझना है, 1848 के बाद ईयर्स था, 1848 के बाद के ईयर्स में क्या किया? 1848 के बाद के ईयर्स में मिडिल और ईस्ट यूरोप के जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे वो उन सभी चेंजेस को फॉलो करना स्टार्ट किए जो वेस्टर्न यूरोप 18 से 1815 के पहले करते थे। 1815 के पहले जो वेस्टर्न यूरोप में जो भी चेंजेस लाया गया था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के द्वारा, उसको फॉलो किया गया 1848 के बाद। 1848 के बाद फॉलो किया गया, कहाँ फॉलो किया गया? सेंट्रल यूरोप और मिडिल यूरोप या सेंट्रल यूरोप में, या फिर उसके साथ साथ ईस्ट यूरोप में भी। उसके बाद दिया गया है, इसी प्रकार हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। अब इसी बोलता है कि जब ये बात फॉलो किया गया 1848 में, जो चेंजेस ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के द्वारा जो चेंजेस था वो अगर फॉलो किया गया, तो उसके कारण हैम्सबर्ग का जो एरिया था, हैम्सबर्ग वाला जो एरिया था, यहाँ पे देता है, देखिए, द सेफरडर्म एंड बॉन्डेड लेबर वेर एबॉलिश्ड बोथ द हैम्सबर्ग डोमिनेशंस इन रशिया। हैम्सबर्ग वाला एरिया रशिया में जो था, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दिया गया है। बंधुआ मजदूरी को कहते हैं लेबर, सेफरडर्म को कहते हैं भूदासत्व। भूदास का मतलब जमीन आपको हम काम करने दिए, आप मेरे नियंत्रण में काम कीजिए, हमको अनाज उपजा के दीजिए, हमको किराया भी दीजिए, आप अनाज भी उपजाइए, किसान अनाज भी उपजाएगा और किराया भी देगा, उसको कहते थे सेफरडर्म भूदासत्व। ठीक है, ये सभी चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद दिया है, द हैम्सबर्ग रूल्स गारंटी मोर autonomy to the Hungarians in 1867। द हैम्सबर्ग रूल गारंटी मोर एंड ऑटोनॉमी। हैम्सबर्ग का जो रूलर्स था वो गारंटी किया कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दिया जाएगा। हैम्सबर्ग का जो रूलर था वो डिसाइड किया कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाएगा? स्वतंत्रता या आज़ादी दिया जाएगा। ठीक है, मोर ऑटोनॉमी टू द
हंगेरियंस। किसको दिया जाएगा ज़्यादा ज़्यादा आज़ादी? हंगेरियंस को। ठीक है, कब दिया जाएगा? 1867 का बात किया जाए। द हेम्सबर्ग रूलर ग्रांटेड हेम्सबर्ग का जो रूलर था वो ग्रांट किया, वो परमिशन दिया कि हंगेरियंस को 1860 हंगेरियंस को और ज़्यादा स्वतंत्रता या आज़ादी दिया जाए। तो इसके साथ ख़त्म हो गया आपका यूनिट 3 का पूरा। यूनिट 3 में अभी फिलहाल हम पढ़ा रहे थे 8 3.3। इसके साथ पूरा यूनिट 3 खत्म हो गया। कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा।